हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कॉन्सेप्ट पाथ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिक्के और मुद्रा शास्त्र यानी कॉइन्स एंड इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे सीधे हमारे इतिहास से जुड़ा है। हाँ, और हम प्राचीन भारत के वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम से लेकर आज के आधुनिक रुपये तक का पूरा ऐतिहासिक सफर तय करने वाले हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवेज और डिफेंस मतलब लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। इतिहास के कई सवाल सीधे सिक्कों से जुड़े होते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स ये होता क्या है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये बस पुराने सिक्के इकट्ठा करना है। हाँ, ये काम धारणा है, पर ये सिर्फ सिक्के इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह इतिहास को खोलने की एक कह सकते हैं वैज्ञानिक कुंजी है, एक साइंटिफिक की। वैज्ञानिक कुंजी मतलब इससे हमें उस दौर के बारे में भी पता चलता है जिसके कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर एक सिक्के को मतलब कॉइन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? धातु का कोई भी टुकड़ा सिक्का तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्का धातु का एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड टुकड़ा होता है जिसे राज्य यानी स्टेट द्वारा विनिमय के लिए वैधानिक मान्यता मिली होती है। मतलब सरकार की मोहर लगी होती है। सही। और इसीलिए जहां लिखित इतिहास मौजूद नहीं है या वो खामोश है, वहां सिक्के मौन गवाह, एक साइलेंट विटनेस का काम करते हैं। तो एक सिक्के से हमें क्या-क्या मुख्य बातें पता चलती हैं? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी कि किस राजा के बाद कौन आया। बिल्कुल। दूसरा, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, राज्य कितना अमीर था या गरीब। और तीसरा, राजनीतिक सीमा मतलब पॉलिटिकल बॉर्डर्स। कि किसी राजा का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। तो अब जरा ये देखते हैं कि सिक्के एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अर्थव्यवस्था वाली बात तो सीधी है ना? हाँ, काफी सीधी है। सिक्के किस धातु के बने हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं या तांबे के, और वो कितने शुद्ध है, इससे राज्य की समृद्धि का पता चलता है। जैसे गुप्त काल में बहुत शुद्ध सोने के सिक्के थे, तो मतलब राजा बहुत अमीर था। एकदम सही। और दूसरा पॉइंट है साम्राज्य विस्तार का। हाँ, ये कैसे पता चलता है? मान लीजिए किसी राजा के सिक्के हमें पंजाब से लेकर बिहार तक मिल रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो पूरा इलाका उस राजा के प्रभाव क्षेत्र में था। इससे हमें साम्राज्य की सीमाओं का अंदाजा लगता है। ओके। और धर्म के बारे में? सिक्कों पर बने देवी देवताओं के चित्र, जैसे कहीं शिव हैं, कहीं लक्ष्मी या बुद्ध, ये उस समय के राजा और प्रजा के धर्म के बारे में बताते हैं। और कला के बारे में भी तो पता चलता होगा। हाँ, बिल्कुल। सिक्कों पर की गई कलाकारी से राजा की व्यक्तिगत रुचि का भी पता चलता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्रगुप्त का। वीणा बजाते हुए। सही पकड़ा। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। ये जानकारी हमें शायद ही किसी और दस्तावेज से मिलती। चलिए अब कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, जब सिक्के थे ही नहीं। वो था वस्तु विनिमय का दौर, बार्टर सिस्टम। चीजों का आदान प्रदान। मेरे पास गेहूं है, आपको जूते चाहिए। हाँ, और उस समय गाय को धन की उच्चतम इकाई माना जाता था। अनाज और कौड़ियों का भी इस्तेमाल होता था। पर इसकी सबसे बड़ी समस्या थी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये समझाएंगे जरा? मतलब अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए, तो मुझे ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जिसके पास जूते हों और उसे बदले में गेहूं की जरूरत हो। ये तो बहुत मुश्किल था। के सबसे पुराने सिक्के यही हैं, आहत सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका काल क्या था? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यानी महाजनपदों का समय। और इन्हें बनाने की तकनीक भी बड़ी अनोखी थी। हाँ, धातु को पीटकर मतलब हैमरिंग करके उस पर ठप्पा लगाया जाता था। एक रोचक तथ्य ये है कि ये तकनीक शायद पशु दागने मतलब कैटल ब्रांडिंग की तकनीक से प्रेरित थी। वाह। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौर्य काल के सिक्कों की। मौर्यों ने इसे एक संगठित रूप दिया। उनके सिक्कों को पण या काशापण कहा जाता था। ये नाम याद रखने वाले हैं। और ये कोई स्थानीय मुद्रा नहीं थी, है ना? ये राजकीय मुद्रा थी, इंपीरियल करेंसी। मतलब पूरे साम्राज्य में यही चलती थी। इस धातु के होते थे। ये मुख्य रूप से चांदी, सिल्वर के बने होते थे। तकनीक वही थी, आहत यानी पंचमार्क्ड, पर इन पर कोई लेख नहीं होता था, सिर्फ चिन्ह बने होते थे। जैसे
जैसे सूर्य का चिन्ह और मयूर पर्वत या अर्धचंद्र का चिन्ह, जो मौर्यों का राजकीय चिन्ह मतलब रॉयल सिंबल माना जाता है। यहाँ एक एग्जाम फैक्ट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में टकसाल के प्रमुख का एक खास नाम दिया गया है। जी हाँ, लक्षणाध्यक्ष। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो मौर्यों के बाद आते हैं इंडो ग्रीक, और इनके सिक्कों को तो मुद्रा शास्त्र की पहली क्रांति कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्रांति इसलिए क्योंकि भारत में पहली बार सिक्कों पर राजा का नाम और उसका चित्र इन्होंने ही बनवाया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे हमें उन राजाओं के बारे में भी पता चला जिनका कोई और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। अच्छा, और इनकी लिपि भी खास थी? बिल्कुल, ये सिक्के द्विभाषी बाइलिंगुअल थे। एक तरफ ग्रीक लिपि और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि होती थी। इससे तो खरोष्ठी लिपि को समझने में बहुत मदद मिली होगी। बहुत ज्यादा। इन्होंने ही लिखित इतिहास के अभाव में राजाओं का कालक्रम क्रोनोलॉजी तय करने का आधार दिया। और एक सबसे जरूरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, वो ये कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी किए थे। तो पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स के। अब आते हैं कुषाण वंश पर। कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे विमकटफेसेस और कनिष्क, और इन्होंने सिक्कों में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। किस तरह का स्टैंडर्ड? इन्होंने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स जारी किए। तो ये अंतर याद रखना है, इंडो ग्रीक ने पहले और कुषाणों ने सबसे शुद्ध। बिल्कुल, और इनके सिक्कों का वजन 124 ग्रेन यानी लगभग 8 ग्राम था, जो उस समय के रोमन सिक्कों के बराबर था। इससे क्या पता चलता है? यह भारत और रोम के बीच मजबूत व्यापार को दर्शाता है। और इन्होंने एक और अनोखा काम किया था। हाँ, इन्होंने ग्रीक सिक्कों को पिघलाकर अपनी मुद्रा बनाई, मतलब एक तरह से रिसाइकलिंग किया। इनके सिक्कों पर एक और खास बात थी। राजा के सिर के पीछे एक प्रभामंडल हेलो बना होता था। जी, जो उनके दैवीय होने का प्रतीक था। यहाँ एक एग्जाम फैक्ट भी है। सोने के अलावा कुषाणों ने आम जनता के लिए भी कोई सिक्के चलाए थे। हाँ, उन्होंने आम जनता के लिए सर्वाधिक संख्या में तांबे कॉपर के सिक्के भी चलाए थे। तो उत्तर भारत में ये सब चल रहा था। अब जरा दक्कन की ओर चलते हैं, सातवाहन राजवंश की तरफ। सातवाहनों की कहानी बिल्कुल अलग है। इनका राज दक्षिण भारत में था। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है सिक्कों के मामले में? इनकी सबसे बड़ी पहचान है सीसे यानी लेड के सिक्के। ये उनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सीसे के अलावा उन्होंने पोटिन और तांबे का भी प्रयोग किया। और उनके सिक्कों पर बने चित्र। उनके सिक्कों पर बना जहाज का चित्र उनके समुद्री व्यापार मैरीटाइम ट्रेड का पक्का सबूत है। समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, यहाँ राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर होते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये समाज में महिलाओं के महत्व को दिखाता है। ये तो बहुत प्रगतिशील बात है। बिल्कुल, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। अब वापस उत्तर भारत की ओर लौटते हैं, उस दौर में जिसे द गोल्डन एज कहते हैं, गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और ये उनके सिक्कों में साफ झलकता है। उनके सिक्के काफी कलात्मक थे, है ना? बहुत। सिक्कों पर बने चित्र उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का वीणा वादन प्रकार उनका संगीत प्रेम दिखाता है और अश्वमेध प्रकार उनके धार्मिक अनुष्ठान को बताता है। और सोने के सिक्कों के मामले में इनका क्या रिकॉर्ड है? गुप्त शासकों ने भारत में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के मोस्ट गोल्ड कॉइन्स जारी किए। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, सबसे पहले इंडो ग्रीक, सबसे शुद्ध कुषाण, और सबसे ज्यादा संख्या में गुप्त। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। भाषा संस्कृत थी। चंद्रगुप्त सेकंड के भी कुछ खास सिक्के थे। हाँ, उनके व्याघ्र हंता यानी टाइगर स्लेयर प्रकार के सिक्के बहुत मशहूर थे। मानवय का बेहतरीन उदाहरण मिलता है मोहम्मद घोरी के सिक्के पर। क्या था उस पर? उसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। एक मुस्लिम शासक ने। इसका क्या कारण था? इसका कारण था नई सत्ता के लिए सामाजिक स्वीकार्यता, मतलब स्ट्रेटेजिक एक्सेप्टेंस हासिल करना। ये तो बहुत चतुर चाल थी। बिल्कुल। इसके बाद इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। हाँ, उसने 2 प्रमुख सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये मानकीकरण परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तो एक प्रयोग किया था। हाँ, सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाने का एक असफल प्रयोग। अब आते हैं एक ऐसे शासक पर जो भारतीय मुद्रा के इतिहास में मील का पत्थर है, शेर शाह सूरी। इन्हें आधुनिक रुपए का जनक कहा जाता है और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। उन्होंने रुपया चलाया। हाँ, शेर शाह ने
178 ग्रेन शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया कहा गया। और उनके सुधार? उसने पुरानी सभी जटिल मुद्रा प्रणालियों को समाप्त करके एक मानक प्रणाली शुरू की। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज का रुपया वहीं से आया है? बिल्कुल, उसका चलाया रुपया ही आगे चलकर मुगल और फिर ब्रिटिश भारतीय मुद्रा का आधार, बेस बना। आम जनता के लिए वो कुछ था? आम जनता के लिए उसने तांबे का सिक्का दाम चलाया। इसीलिए शेरशाह सूरी को फादर ऑफ मॉडर्न रुपी सिस्टम कहा जाता है। शेर शाह के बाद मुगल आए और उनके सिक्के तो अपने वैभव और कला के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, अकबर ने इलाही सिक्के और कुछ समय के लिए राम सिया प्रकार के सिक्के भी चलाए। पर असली कला तो जहांगीर के समय में दिखती है। हाँ, जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी और ये उसके सिक्कों में भी साफ दिखता है। उसने राशि चक्र वाले सिक्के जारी किए थे, है ना? जी, ज़ोडियाक साइंस वाले अनोखे सिक्के, हर राशि के लिए अलग सिक्का। और एक और बहुत ही विवादास्पद चित्र था उसके सिक्के पर। हाँ, उसने सिक्कों पर शराब का प्याला लिए हुए अपना चित्र भी बनवाया था। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल, इसके अलावा निसार नाम का सिक्का भी उसने जारी किया था। मुगल सिक्कों पर बेहतरीन सुलेख, कैलीग्राफी और टकसाल, मिंट का नाम साफ लिखा होता था। मुगलों के बाद आए अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज। उनकी मुद्रा कैसे बदली? शुरुआत में मतलब अर्ली ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल बादशाह के नाम पर ही सिक्के बनाती थी, जैसे सूरत और बॉम्बे टकसाल में। ये उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। लेकिन ये हमेशा तो नहीं चला। नहीं, 1835 में कॉइनेज एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा पूरे भारत के लिए एक समान मुद्रा प्रणाली, यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम लागू की गई। अब सिक्कों पर ब्रिटिश राजा जैसे विलियम फोर्थ का चित्र आने लगा। और 1857 की क्रांति के बाद? उसके बाद जब भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आया, तो सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस और इंडिया शब्द का प्रयोग होने लगा। और फिर आज़ादी मिली। 1947 के बाद भारतीय मुद्रा का स्वरूप कैसे बदला? आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव था प्रतीक का। ब्रिटिश ताज की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ, लायन कैपिटल, को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव था। बिल्कुल। 1950 में भारत गणराज्य के पहले सिक्के जारी हुए और फिर 1957 में एक और बड़ा बदलाव आया, दशमलव प्रणाली। डेसिमल सिस्टम। हाँ। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब 1 रुपया 100 पैसे का हो गया, जबकि इससे पहले 1 रुपया 16 आने का होता था। चलिए अब सिक्के से जुड़े कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं। ये टर्मोलॉजी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। जरूर। तो सिक्के का अगला हिस्सा, जिसे हम हेड कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्वर्स या अग्रभाग। और पिछला हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, उसे कहते हैं रिवर्स या पृष्ठभाग। सिक्के पर जो लिखा होता है, जैसे राजा का नाम या तारीख, उसे कहते हैं लेजेंड या लेख। और सिक्के का जो उठा हुआ बाहरी घेरा होता है, वो होता है रिम यानी किनारा। और वो जगह जहां सिक्के ढाले जाते हैं, वो सरकारी कारखाना कहलाता है मिंट यानी टकसाल, जैसे मुंबई कोलकाता में है। एक शब्द और है, डाई। ये क्या होता है? डाय वो सांचा होता है जिस पर डिजाइन उल्टी मतलब नेगेटिव खुदी होती है और जिससे सिक्के पर ठप्पा लगाया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें एक सिक्के से क्या-क्या जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल। सबसे पहले व्यापार, ट्रेड। हाँ, जैसे भारत में रोमन सिक्के मिलना रोम के साथ व्यापार का सबूत है। दूसरा, साम्राज्य हाँ, सिक्कों का फैलाव राज्य की सीमाएं बताता है। और वंश के बारे में। सिक्कों पर राजा का नाम, उसके पिता का नाम, शासन का वर्ष, ये सब लिखा होता है। इससे वंशावली, लिनेज बनाने में मदद मिलती है। और अंत में व्यक्तिगत गुण, पर्सनल ट्रेट्स। जैसे समुद्रगुप्त का वीणा बजाना उनके संगीत प्रेम को, और कनिष्क के हाथ में भाला होना उनके योद्धा होने को दर्शाता है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से हैं और परीक्षा में आते हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के, पंच मार्क्ड। सबसे पहले सोने के सिक्के, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक्स। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, कुषाण, कुशान्स। और सबसे अधिक सोने के सिक्के, गुप्त, गुप्ताज। सी से लीड के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन, सातवाहनाज। और रुपए का जनक? शेरशाह सूरी। बहुत बढ़िया। अब तक आपने जो पढ़ा, चलिए उसे कुछ सवालों से परखते हैं। जरूर। पहला सवाल, भारत में आहत सिक्के पंच मार्क्ड किस धातु के थे? ए सोना, बी चांदी, सी सीसा, डी टिन। इसका सही जवाब है बी, चांदी। बिल्कुल। दूसरा सवाल, वीणा बजाते हुए राजा का चित्र किस गुप्त शासक के सिक्कों पर है? ए
चंद्रगुप्त वन, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। ये तो अब तक सबको याद हो गया होगा। सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। और तीसरा सवाल, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया किसने चलाया? ए अकबर, बी इल्तुतमिश, सी शेरशाह सूरी, डी बाबर। इसका सही जवाब है सी शेरशाह सूरी। बहुत अच्छे। इन फैक्ट्स को याद रखने के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी देख लेते हैं। ये बहुत काम आती है। जैसे आईजी मतलब इंडो ग्रीक से याद रखें फर्स्ट गोल्ड, अच्छा, आईजी फॉर फर्स्ट गोल्ड। कुशान से याद रखें करा गोल्ड मतलब खरा या प्योर गोल्ड, कुशान, करा गोल्ड, ठीक है। गुप्ता से याद रखें ग्रेट नंबर यानी सबसे ज्यादा गोल्ड, और सातवाहना? सातवाहना से सीसा यानी लेड, एस से एस। ये तो बहुत आसान हो गया। और एक क्रोनोलॉजी लैडर भी है, एक क्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये क्रम समझना जरूरी है। हम्म, सबसे पहले पंचमार्क सिक्के महाजनपद काल में, फिर इंडो ग्रीक जिन पर चित्र थे, फिर कुषाण शुद्ध सोने के, उनके बाद गुप्ता कला और संस्कृति वाले, फिर सुल्तानेत और मुगल जहां रुपए की शुरुआत हुई, और अंत में ब्रिटिश जिन्होंने एक समान प्रणाली लागू की। बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो गया। तो ये था सिक्कों के माध्यम से भारत का गौरवशाली इतिहास। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, सिक्कों पर इतिहास लिखा होता है और आपकी मेहनत पर आपका भविष्य। बहुत खूब। आप लोग किस टॉपिक पे बेस्ट कंप्लीट क्लास या एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कमेंट करो। जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक्स होंगे उस पे वीडियो जरूर बनेगा। ऐसे ही बेहतर कंटेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट पाथ को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलना एस्पिरेंट्स।